नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज हमारी जनरल साइकोलॉजी की पहली क्लास है। अगर आपने आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल एजुकेशन स्टेट काउंसलर का फॉर्म डाला था, तो आप सभी को पता है कि उसमें आप सभी का एक जनरल साइकोलॉजी का टॉपिक आने वाला है। तो जनरल साइकोलॉजी में आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूँ। आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको कोई कॉलेज की तरह पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जैसे आप अपने कॉलेज में पढ़े होंगे वैसा नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि जब आप आईटीबीपी के एग्ज़ामिनेशन में बैठोगे, हेड कांस्टेबल एजुकेशन स्टेट काउंसलर वाले एग्ज़ामिनेशन बैठोगे, तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो आप कर लोगे और पक्का करके आओगे, क्योंकि मैं आपको इसी क्लास में कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। यानी कि पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, थ्योरी पढ़ाऊँगा, वो भी ऑब्जेक्टिव मेथड के साथ पढ़ाऊँगा और क्वेश्चंस भी आप सभी को कराऊँगा, एमसीक्यूज़ कराऊँगा। कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी, हर एक टॉपिक को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया से मतलब कुल मिला के ऐसा रहेगा हमारा मेथड पढ़ने का कि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी लगाते रहें। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट रहेगा, ठीक है? तो जनरल साइकोलॉजी आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एजुकेशन स्टेट काउंसलर। आप सभी को पता है कि आईटीबीपी में शायद नहीं पता हो कि अगर आप भर्ती नहीं हो मगर कोई जान-पहचान का होगा, तो जो भी अगर आप जिस पोस्ट में भर्ती होने वाले हो एएससी में, एजुकेशन स्टेट काउंसलर में, उसको वहाँ पर मास्टर साहब कहते हैं। जैसे हम लोग जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होते हैं, उनको बाबू-बाबू कहते हैं, तो आपको मास्टर कहते हैं। ये हमारा कोर्स आ चुका है, मात्र 499 में है। इससे कम प्राइस में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा और जिस तरह का कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, जिस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, उस तरह तो 499 में आप सभी को मिलने वाला है। 15 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है। ये पहली क्लास है, आप सभी को डेमो क्लास है। हमारे एप्लीकेशन द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और लगा लीजिएगा, मतलब जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। आप बस फ़ोकस करके मुझे सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिए जनरल साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखो जनरल साइकोलॉजी सामान्य है, सामान्य में सब आ जाते हैं। यानी कि जनरल साइकोलॉजी में सब कुछ आता है, यानी पूरी साइकोलॉजी आती है, मगर थोड़ा-थोड़ा आता है। यानी कि सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना है। तो थोड़ा-थोड़ा इस जनरल साइकोलॉजी में जानेंगे। अगर उस विषय के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी अलग से बुक आ जाती है, ठीक है? जैसे कोई भी अगर मान लीजिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, नैदानिक साइकोलॉजी के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के बारे में जानना, ठीक है? या फिर हम कोई भी ऐसी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो उसका एक अलग से बुक आती है, उसके बारे में बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया गया है। मगर जनरल साइकोलॉजी में क्या है, सभी साइकोलॉजी को थोड़ा-थोड़ा समझाया गया है, ठीक है? अब साइकोलॉजी की जो है परिभाषा क्या कहती है, मनोविज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, कैसे ये पैदा हो गई, इसका विकास कैसे हुआ, कैसे-कैसे धीरे-धीरे बढ़ा, मतलब कैसे फैला, कैसे बड़ा हो गया, ठीक है? और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, इसे व्यवहार का विज्ञान क्यों कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएँगी। तो मनोविज्ञान जो है, वो दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान के संगम से उभरा हुआ एक स्वतंत्र विज्ञान है। आपको यहाँ हिंदी में दिख रहा होगा कंटेंट, मगर मैं आपको अंग्रेजी में भी बताता रहूँगा। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा, अगर आप कहोगे तो मैं आपको इंग्लिश में, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश में प्रोवाइड करो। देखो इन हिंदी इंग्लिश के चक्कर में हमेशा ऐसा होता है कि पढ़ाने का जो तरीका होता है, वो खराब हो जाता है। अगर एक लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, तो पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होता है, समझ में भी अच्छा। मगर मैं आपको इंग्लिश में भी बताता रहूँ, ठीक है? तो परेशान मत होना, जो इंग्लिश मीडियम वाले रहेंगे उनको कंटेंट इंग्लिश में मैं प्रोवाइड कर तो मनोविज्ञान सबसे पहले आप समझो कि मनोविज्ञान जो है, कहाँ से आया? दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान के संगम से उभरा हुआ। यानी कि यहाँ पर दर्शन शास्त्र के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, शरीर विज्ञान यानी कि जो आप सभी का मतलब कि ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन साइंस से निकल निकल कर आया। ये संगम से उभरा हुआ एक स्वतंत्र विज्ञान है। यानी कि अपने आप में इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं पर भी घुस जाता है। जो मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं और जैविक आधारों का अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान करता क्या है? मानव के व्यवहार के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, ये हमारे बारे में है। साइकोलॉजी हमारे बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में है। मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में, जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा है ना, लोग बोलते हैं पागल हो गया, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, उसको दिखाओ, मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में, जैविक आधारों के बारे में, हमने देखा है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत रोता है। तो जैविक आधारों के अध्ययन, सभी के बारे में हमें, यानी कि पूरी तरह से मनुष्य और जानवरों को हमें देखना है, ठीक है?
अब इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, कैसे ये आया समाज में हमारे? देखो सच बताओ ना, ये साइकोलॉजी जो है ना, ये इंडिया में बहुत पहले आ चुकी थी, मगर इसको कोई रूप नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा हमारे परिवार में पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि तलाक होता हो। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कभी तलाक, बल्कि लोग 2-4 शादियाँ और कर लेते थे। तलाक नहीं होता, आपसी मतभेद बहुत कम हुआ करता था। लोग मतलब एकजुट होकर जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है? ये जो मानसिक तनाव-वनाव तो इससे पहले कुछ था ही नहीं। ये चीज़ें अब उभर के आ रही हैं ना, यानी कि आप समझो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे दादा, नाना, नाना के नाना होंगे, वो बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट थे। वो अगर किसी को तनाव होता था तो काम में लगा देते थे, अपने साथ चलो और मैं तुम्हें काम में, तो वहाँ तनाव पैदा ही नहीं हो पाता था। हमारे पास सबका इलाज था, मगर जान ही रहे हो, जो चीज़ें पेपर में आती हैं उसी को लोग मानते हैं, बाकी मुँह बोली चीज़ों को कौन मानता है। तो आज के टाइम पे आप देख रहे हो कितनी सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं तनाव के बारे में। तो यहाँ पर अब ये जो पूरी तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों को ही श्रेय दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने भाई सीधी-सी बात है, वो भी विज्ञान इंडिया में तो आ ही चुका रहता है मगर इंडिया में उसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, मुहर नहीं मारी गई होती है, मगर विदेशों में इसको मुहर मार देते हैं। मनोविज्ञान 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मनोविज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है आपका साइक, जिसको कहते हैं आत्मा या श्वास, ठीक है? याद रखना साइक का अर्थ भी पूछा जाता है कहीं-कहीं। और दूसरा है हमारा लोगोस, यानी कि ज्ञान या अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का ज्ञान। 19वीं सदी से पहले यह शब्द समान उपयोग में नहीं था। मैं समझ रहे हो ना? ये लेटेस्ट ही है, बहुत ज़्यादा पुराना विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। तो 19वीं सदी से पहले ये था ही नहीं, जानते ही नहीं थे लोग। तो 18 के 70 के दशक में मनोविज्ञान की उत्पत्ति का काल, यानी कि वो पैदा हो चुका था, छोटा-सा था, बहुत बड़ा नहीं हुआ था। फिर 1879 में स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता मिल गई, यानी इसको मोहर लग गई, कब लगी? 1889 में इसको मोहर लग गई है, यानी उस समय से ये पूरी तरह से ऑथेंटिक हो गया। कहाँ पर इसकी खोज हुई थी? तो एक लैब थी, एक प्रयोगशाला थी, जहाँ पे कहाँ पे थी आपकी? लाइप्ज़िग में थी, जर्मनी में थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो कभी-कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि कब इसको मान्यता मिली थी? 1879 को मिली थी। कहाँ पे इसकी लैब थी, प्रयोगशाला कहाँ पे थी? तो लाइप्ज़िग प्रयोग जर्मनी में थी, वहाँ पहली थी। ठीक है? इससे पहले इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है आप सभी का कि हर किसी विज्ञान के कोई ना कोई जन्मदाता है। जैसे कंप्यूटर के आपने देखा होगा चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। वैसे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के भी कोई जनक हैं, कोई पिता हैं। तो क्या है आपका विल्हेल्म वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के क्या है जनक है, इनको बोला जाता है, वुंट को बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लोग वुंट ही बोलते हैं, ठीक है? तो कौन थे वुंट? सबसे पहले देखो, मतलब अगर आप देखो तो वुंट को साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि वो क्या थे? वो एक छोटे से डॉक्टर थे। बहुत बड़े भी डॉक्टर नहीं थे, छोटे डॉक्टर। तो वुंट एक जर्मन प्रोफेसर थे, जो प्रशिक्षण से चिकित्सक थे। यानी कि सीधी सी बात है वो थोड़े-से डॉक्टर थे। उन्होंने 19वीं सदी के महान शरीर वैज्ञानिकों के साथ काम किया। मतलब वो काम कर रहे थे कहीं पर, शरीर वैज्ञानिकों, शरीर के जो हैं डॉक्टर उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। यानी कि पहले उसने फिलॉसफी के लिए अपनी एक लैब बनाई, जहाँ पर कई सारे लोगों को पढ़ाना शुरू किया दर्शन शास्त्र। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान की बौद्धिक जड़ें दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान के संगम पर है। यानी अगर आप देखो तो वुंट 2 जगह काम कर रहे थे। पहली बात तो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में भी काम कर रहे थे और हमारे जो ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन साइंस पे भी काम कर रहे थे। और आप सभी को पता है कि फिलॉसफी कहाँ से निकल कर आई है? इन्हीं दोनों के मेल से निकल कर आई है। तो वुंट के दिमाग में ही आया ये विज्ञान, मनोविज्ञान यानी मन को भी समझा जाए। कई सारी समस्याएँ जो हैं वो मन से पैदा होती हैं। और एक बात आप याद रख लो कि मन की बीमारी अगर हो गई तो उसका इलाज नहीं, कितना भी कह लो, कंट्रोल किया जा सकता है मगर उसको इलाज नहीं मतलब जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो वुंट जो थे इसके जनक हैं, बाम यही बोला जाता है और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं आप सभी के, ठीक है? तो इनका योगदान वगैरह देख लो। 1879 में इन्होंने लैब बनाई थी, कहाँ बनाई थी? लाइप्ज़िग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की इन्होंने। मन की संरचना का अध्ययन किया इन्होंने, जहाँ पर चेतन अनुभव, संवेदनाएँ और विचार भावनाएँ इन सब के बारे में यानी मन के बारे में, जो मन में पैदा होती हैं।
वुंट से पहले मनोविज्ञान में कोई भी आधिकारिक विभाग नहीं था, यानी कि वुंट पहले थे जिन्होंने पहला विभाग बनाया, एक लैब बनाए, जितने भी उनके स्टूडेंट थे उनको पढ़ाना शुरू किया। परंपरागत रूप से आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। यही क्या है, इनके पिता है, मनोविज्ञान के पिता कौन है, वुंट है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप सभी। अब उसके बाद आता है, इसकी टाइमलाइन को हम समझ लें कि मनोविज्ञान कैसे कैसे विकास की ओर बढ़ा। जैसे आप भी बड़े हुए हो, तो छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हुए, वैसे ही मनोविज्ञान की परिभाषाएं 130 वर्ष की यात्रा, 130 वर्ष की यात्रा हो गई इसकी। तो मनोविज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हर किसी ने अपनी परिभाषा दी है, क्योंकि यहाँ पर भी आप ये देखना आगे कि लड़ाई चल रही है। क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है, सच में एक विज्ञान है, या फिर कहने को विज्ञान है? अभी इस पे बहुत बड़ी चर्चा चलेगी जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन समय के साथ परिभाषाएं बदलती रही। यानी स्टार्टिंग में इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, मन का विज्ञान कहा जाता था, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। तो प्राचीन काल में से हम क्या कहते थे, आत्मा का विज्ञान, जो कि दर्शन शास्त्र का भाग था। फिर 1879 में आप सभी को पता है प्रयोगशाला वगैरह बन गए, वुंट आ गए वहां पर, तो एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया। यहाँ पर इसको फ्रीडम मिल गई, अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया, और जहां पर मन और चेतना का अध्ययन होने लगा। फिर उसके बाद थोड़ा और विकास आया, थोड़ा विकास हुआ, कई और अच्छे अच्छे आए लोग। और फिर 1986 से 1999 तक व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बना। अब धीरे धीरे ये ह्यूमन पे क्या करने लगे, रिसर्च करने लगे। और आप सभी समझ रहे हो कि ये चीज पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। आज साइकोलॉजी से पूरी दुनिया चल रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपके नेता हो, चाहे घर परिवार हो, सभी एक साइकोलॉजी पे, सब ह्यूमन पे रिसर्च कर रहते हैं। बहुत पैसा है रिसर्च कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है, इंसान क्या देखकर, अभी आपको आगे समझ में आ गया। आप धीरे धीरे क्लास लेते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे एक कैद किया जाता है, फिर सब समझना है। ठीक है, उसके बाद 2003 और 2008 में क्या हुआ, अब ये सबसे लेटेस्ट थी। सबसे लेटेस्ट क्या थी, व्यवहार, मन और संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि व्यवहार के बारे में, ह्यूमन के बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर, ऐसे केवल इंसानों के बारे में नहीं है, ये हर उस एक चीज के बारे में जिसके अंदर जान है, जो जिंदा है, समझ रहे हो ना, जो सांस ले रहा है। पेड़ों के बारे में तो नहीं कहूंगा, मगर जो जो जिसको दर्द होता है उसके बारे में, जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें मन है, जो संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यहीं पर हमारा एक आखिरी जो हमारी परिभाषा होती है वो 2008 में आई। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता कहाँ से है कि सबसे पहले से हम क्या कहते थे, तो आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ से हुआ, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, 1879 से बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी जर्नी चल रही है। दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान मिलकर एक हमारा साइकोलॉजी पैदा हुआ। जनक कौन है उसके, वुंट हैं। 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला बनाई, कहाँ पर बनाई, तो जर्मनी में बनाए, लैपजिंग में बनाई, एक विश्वविद्यालय था वहाँ पर, कई बच्चों को इकट्ठा किया, वहाँ से इन्होंने पूरी तरह से इसको विस्तार किया, और जनक के रूप में जाने जाते हैं। धीरे धीरे कई लोग आए, जुड़े और अपनी अपनी परिभाषा देने लगे, तो कई सारी परिभाषाएं यहाँ पर निकल कर आई। हर इंसान, देखो हर एक इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। आपके देखने का नजरिया कुछ और होगा किसी चीज को, किसी और के देखने का नजरिया कुछ और होगा। तो ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को देखने का नजरिया कई लोगों का अलग था। जैसे मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कि ये किसने कहा था। तो मॉर्गन ने कहा 1986 में कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है, इसमें इस विज्ञान का मानवीय समस्याओं पर अनुप्रयोग भी शामिल है। और ये सबसे सटीक इंफॉर्मेशन, सबसे सटीक मुझे लगती है। सही बात है, आज हमें एक कुत्ता भी पालते हैं, तो कुत्ते को हम हैंडशेक सिखाते हैं, बचपन से सीख के नहीं आता, उसको हम सिखाते हैं। अगर आप कुत्ते को रोटी दो, वो आपके घर के सामने डेली आने लगे। लोगों ने तो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके शेर तक को अपने पिंजड़े में रखा है, सर्कस में घुमाते हैं, आप देखते हो, घोड़े पे दौड़ते हैं। तो इंसान सबसे खतरनाक क्यों है, क्योंकि इंसान सब पे कंट्रोल कर सकता है, तो इतनी बुद्धि दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 1997 में टैवरिस और वेड ने भी एक अपनी व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, और यह कि किसी जीव की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था और
बाह्य वातावरण से कैसे प्रभावित होती है। यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें कहा कि यहाँ पर किस चीज़ का रोल है भाई, उसकी शारीरिक अवस्था का भी रोल है। ऐसा नहीं कि हर इंसान पे हर चीज़ नहीं लागू की जा सकती, ठीक है? मानसिक अवस्था भी ऐसा तो है नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको बराबर समझ में आ रहा होगा, किसी को कम समझ में आ रहा होगा, किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। वह वातावरण एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। लोग कहते नहीं है यार, कि यार उसके घर फैमिली तो इतनी अच्छी है, वो तो कर ही लेगा, हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है। तो एक एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, बोलते हैं यार हमारा मोहल्ला सही नहीं है, हमारा गाँव सही नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना बिहार के बारे में, यार बिहार में देखो क्रिकेट उतना नहीं है। तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो ये भी इनकी व्याख्या भी बहुत सही थी कि इन्होंने और चीज़ें ऐड की अपने साथ। तो याद करते रहना कौन-कौन क्या-क्या कह रहा है, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। उसके बाद आपके आइज़नेक ने क्या कहा 2004 में कि एक विज्ञान है जिसमें व्यवहारात्मक और अन्य साक्ष्यों का उपयोग करके उन आंतरिक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है जो लोगों को उस तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं जैसा वे करते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि किसी इंसान को गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा कब आता है, कारण क्या है? तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब हम उसको गाली देते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। यानी कि हम सामने से हमने उसके अंदर तो कुछ नहीं इंजेक्ट किया, हमने कोई दवाई तो नहीं उसको खिला दी ना, कि कुछ ऐसा खिला दिया उसको, हमने बस अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और उसको गुस्सा आ गया। यानी उसकी एक आंतरिक प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी कहा और इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं आजकल देख लो। जैसे आप क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में स्लेजिंग कहा जाता है, जब टेस्ट क्रिकेट चलता है तो बोलते नहीं, अरे ये मार नहीं पाएगा, अरे छक्का नहीं मार पाएगा। तो ये स्लेजिंग होती है। ताकि बोलेंगे तो उसके दिमाग में उसकी प्रतिक्रिया होगी और वो छक्का मारने जाएगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे चीज़ें की जाती हैं। तो ये समझो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद आता है दास ने क्या कहा 1998 में, कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं और उस संदर्भ के बारे में है जिसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएँ घटित होती हैं। मगर अगर देखा जाए इन चारों के बारे में देखा जाए, तो कुल मिला के सभी एक ही बात कह रहे हैं, कि हमें बस क्या करना है, इंसान के मन के बारे में समझ, के शरीर के बारे में समझ, की प्रक्रियाओं के बारे में समझ, चाहे वो मानव हो, चाहे मनुष्य, चाहे पशु हो। उनकी बस इसी मतलब शरीर को समझ लो उनकी मन की प्रतिक्रियाओं को समझ लो, उनके व्यवहार को समझ लो, उनके एनवायरनमेंट को समझ लो, तो उसके बाद उसको आराम से आप काबू कर सकते हो। आराम से काबू कर सकते हो। शेर को मांस पसंद है, मांस दो। कुत्ते को रोटी पसंद है, रोटी दे दो। ठीक है? बिल्ली को दूध पसंद, दूध दे दो। इस तरह से काबू किया जा सकता है। अगर हमें ये ना पता हो बिल्ली को क्या दिया जाए, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें? कुत्ते को क्या पसंद है, तो हमें उसके शारीरिक शरीर को भी तो समझना पड़ेगा ना उसके। इस तरह से चीज़ों को देखा गया। तो हर इंसान ने अपनी-अपनी परिभाषा दी, मगर हर परिभाषा का एक ही रोल निकल कर आता है। मगर आपको ये याद रखना है कि किसने क्या-क्या कहा था। मॉर्गन ने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, टैवरिस ने, वेड ने कहा क्या, दास ने क्या कहा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है? उसके बाद मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति। देखो अभी मैंने कहा ना एक लड़ाई चल रही है, कि बहुत सारे लोग ये मान ही नहीं रहे हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसे मान लें? कोई चीज़ नहीं अचानक आ जाए कि बोले ये विज्ञान है। बोले विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में चीज़ें प्रूफ की जाती हैं। आप प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करो? जैसे कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी पे चल रहा है तो इसको टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं तो प्रूफ किया गया होगा ना। इक्वेशन में किया हो, केमिस्ट्री में भी अगर हम 2 केमिकल को करते हैं तो उसको हम प्रूफ करते हैं। ये 2 केमिकल मिला रहे हैं तो प्रूफ कर रहे हैं। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, हम बताते हैं कि भाई हमारा दिल क्यों धड़कता है, कैसे धड़कता है, हमारे ब्लड में क्या-क्या है, तो हम हर एक चीज़ को करते हैं। मगर मनोविज्ञान में कैसे करोगे आप? हम ये कैसे बता सकते हैं कि आपको तनाव कितना है? अगर मैं बोलूँ कि आप टेंशन में हो, तो आप ये मुझे ये बता सकते हो कि आप कितनी टेंशन में हो? क्या आप उसको नंबर में बता सकते हो? 1 नंबर में है, 2 नंबर टेंशन है, हमें 3 नंबर टेंशन है। आप नहीं व्याख्या कर सकते। तो इसी चीज़ की लड़ाई थी कि मनोविज्ञान विज्ञान नहीं है, केवल क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह का वो लोग सब इसको साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र ही समझते हैं, मतलब विज्ञान ही समझते हैं। मगर मनोविज्ञान ने भी हार नहीं मानी। वो इस चीज़ की व्याख्या करने लगा कि मैं विज्ञान हूँ। अब विज्ञान कैसे हूँ, वो सारी चीज़ें वो बताने लगा। कैसे बताने लगा? तो समकालीन मनोविज्ञानी ने सदैव मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। वो बोले कि व्यवहार का विज्ञान है, कोई और विज्ञान नहीं है। लेकिन क्या यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसा विज्ञान है या कुछ अलग है? क्या उन्हीं के जैसा है? तो देखते हैं। तो मॉर्गन ने क्या कहा?
विज्ञान घटनाओं के सावधानीपूर्वक अवलोकन और मापन द्वारा एकत्रित ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है। यानी कि अगर देखिए न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, तो उसने ग्रेविटी की खोज की। यानी कि वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसके बाद उसने एक रिजल्ट निकाला, एक आउटपुट निकाला। तो देखा ना उसने, फिर ग्रेविटी को नंबर्स में भी उसने नापा और उसी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, उसी नंबर्स का जी का इस्तेमाल करके आज हम कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं। अगर हम हमें वही नहीं पता होता 9.8 है, क्या है, ठीक है? पृथ्वी कितने में नाच रही है, क्या कर रहा है, पलायन वेग कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे कर सकते? तो इन्होंने मॉर्गन ये कहा कि विज्ञान घटनाओं के सावधानीपूर्वक, सावधानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कहीं भी कर, सावधानीपूर्वक अवलोकन, यानी आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। मापन यानी कि मेजरमेंट कर रहे हो। तो फिर मेजरमेंट करके जो आपने ज्ञान एकत्रित किया है, उसी को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेह ने क्या कहा 1998 में, विज्ञान ज्ञान का एक दृष्टिकोण है जो व्यवस्थित अवलोकन पर आधारित है। यानी कुल मिला के इन दोनों की बातों से आप ये समझ पा रहे होगे कि विज्ञान में आप सभी को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, के बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट बताना। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये है, आपको साबित करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको साबित करना पड़ेगा, कुछ नहीं। मतलब कहीं पे तो ऐसा कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, नहीं है, हाँ, कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो सही बात है। मगर ऐसा नहीं है कि आप सभी चीज़ों के बारे में ऐसा कह दो। तो मनोविज्ञान इसी पे लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है? विज्ञान एकमात्र उद्देश्य भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं को वर्गीकृत, समझना और एकीकृत करना है, ठीक है? एकमात्र उद्देश्य क्या है भाई? कि भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं को वर्गीकृत करना, बाँट देना भाई कि ये भाई ये देखो ये इसके अंदर क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है? ये द्रव्यमान है, ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। तो ये भौतिक विज्ञान करता है, बताता है, उसको समझाता है और उसके बाद उसको इकट्ठा करता है। सटीक अवलोकन, प्रयोग, तर्क और अंतर्ज्ञान के संयोजन से वैज्ञानिक प्रकृति ब्रह्मांड के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी ने यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा दी। उन्होंने बताया विज्ञान क्या है, ठीक है? अब विज्ञान क्या है? क्या ये मनोविज्ञान से क्या ये रिलेट कर पाता है? अब हम समझेंगे क्या मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है? क्या साइकोलॉजी भी एक विज्ञान है? उसको समझ लेते हैं। तो पहली बात देखो, हम मनोविज्ञान में भी क्या करते हैं भाई? अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुभवजन करते हैं, यानी कि अनुभव से करते हैं, ठीक है? एक क्या एक्सपीरियंस से करते हैं। जैसे मनोविज्ञान तर्क, मत या विश्वास नहीं बल्कि प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है। हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम चूहे को देखते हैं, ठीक है? हमने एक चूहे को कैद कर दिया, हम उसे खाना नहीं दे रहे, मगर हम उसके अंदर एक बटन लगा रखे हैं, हम जब बटन को दबाते हैं तो खाना निकलता है और हम खाना उठा लेते हैं। तो चूहे ने ये देखा, अभी बताऊँगा किसने एक्सपेरिमेंट किया। तो चूहे ने ये देखा कि बार-बार बटन दबाने पे कुछ निकल रहा है और उसको कोई और खा ले रहा है। तो चूहे ने जब इसको देखा और चूहे ने खुद बटन दबाना शुरू किया और खाना शुरू किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने उसको पूरा ऑब्जर्वेशन किया, फिर हमने रिजल्ट निकाला कि हम किसी को सिखा, तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं वो एक्सपीरियंस पे भी काम करता है। यहाँ पर व्यवस्थित दृष्टिकोण और सिद्धांत भी है। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को पागल घोषित कर देते हैं। अगर आप ऐसा है तो कोई इंसान पागल है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको पागल घोषित कर देते हैं कि अरे तुम पागल हो, हम कह दिए तुम पागल हो तो पागल हो। हमें उसे प्रूफ करना पड़ता है। हमें सारे पैरामीटर पे उसको दिखाना। तो कई जगह हम इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम केवल ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे दृष्टिकोण सिद्धांत भी हैं कि डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांत बनाए गए हैं। मनोविज्ञान भी वैज्ञानिकों तथा डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के सिद्धांत खोजते हैं। यहाँ पर भी हम डेटा पे भी एनालिसिस। उसके बाद आता है मापन। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आईक्यू टेस्ट होता है। और सच बताऊं तो जो आपका इंटर, हाई स्कूल, जो आप बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, ये क्या होता है? एक मेजरमेंट ही तो है ना। जो आपको 500 में से 480 मिलते हैं या 600 में से 520 मिलते हैं, ये क्या है? क्या इसका मतलब है? कभी आपने सोचा है क्या है ये? ये एक मेजरमेंट है। यानी कि उस ग्रुप में आपको मेजरमेंट किया गया कि आप 600, अगर जितने भी लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो आपने 600 में से इतना नंबर लाया। तो वो क्या दिखा रहा है? वो एक मेजरमेंट ही तो दिखा रहा है ना। जैसे आईक्यू का टेस्ट होता है, बताते हैं इसका आईक्यू इतना है, उसका आईक्यू इतना है। ये भी तो एक मेजरमेंट ही है। जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो एक मेजरमेंट है, ठीक है? एक मापन है जिसके जरिए हम मापते हैं। नियमों के अनुसार वस्तुओं घटनाओं को संख्याओं प्रदान करता है। भौतिकी सबसे सटीक मापन के लिए जानी जाती है, मनोविज्ञान उतना सटीक नहीं देती है। सीधी सी बात है, अगर आपके आज मैथ में 100 में 100 आ रहे हैं तो हो सकता है अगले पेपर में 100 में 100 ना आए, 90 ही आए। तो हर जगह वैरी करता रहता है।
मगर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एकदम सटीक चलती है। अगर 1 मीटर है तो वो 1 मीटर आज भी है और 1 मीटर कल भी रहेगा। ठीक है? अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 घंटे बाद बोलूँगा तो यहाँ से ये 1 मीटर नहीं रहेगा। जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस तो रहेगी ना। तो फिजिक्स सबसे सटीक है, मनोविज्ञान में वेरी करती रहती हैं चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आती है पदों की परिभाषा। यहाँ हर एक चीज़ को परिभाषित किया गया है, चाहे हर एक चीज़ जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान की अवधारणाओं को प्रचलात्मक परिभाषा द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात मापनीय और अवलोकनीय संक्रियाओं के संदर्भ में। यानी हर चीज़ के बारे में से मन को, चिंतन को, ठीक है, लर्निंग को, हर एक चीज़ को, अधिगम जिसको हिंदी में अधिगम कहते हैं, हर किसी को यहाँ पर परिभाषित यानी किसी चीज़ को ऐसा छोड़ नहीं दिया गया है कि नहीं, ये होता है, बस होता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलता है, जो एक विज्ञान को विज्ञान बनाता है। तो इसीलिए हम मनोविज्ञान को मनोविज्ञान वरना पहले इसको व्यवहार का ज्ञान कहते थे, व्यवहार को समझना कहते थे। ठीक है? तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर हम मनोविज्ञान को कहाँ रखें? चलिए नया-नया विज्ञान बना है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं भी रख देंगे। तो मनोविज्ञान को हम कहाँ पर रखें? साइकोलॉजी को हम किस क्षेत्र में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? तो अगर एक पिरामिड मैं बनाऊँ, तो इसको मैं 3 भागों में बाँटूँगा। पहला जो होगा हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा होगा जैविक जीवन विज्ञान और तीसरा हमारा होगा सामाजिक और व्यवहार विज्ञान। तो हम इसमें कहाँ रखते हैं? तो मनोविज्ञान को हम किस क्षेत्र में रखते हैं? सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में इसको रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मनोविज्ञान किसके अंतर्गत आता है? कई सारे ऑप्शन आपको दे देंगे भौतिक विज्ञान, जैविक जीव विज्ञान, सामाजिक व्यवहार विज्ञान। तो आपको क्या चूज़ करना है? सामाजिक व्यवहार विज्ञान। ठीक है? तो यहाँ पर कई सारे आते हैं, निर्विज्ञान भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स भी आता है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी भी आता है, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक साइंस भी आता है, आपको भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, सारे सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में आते हैं। भौतिक विज्ञान में भौतिकी और रसायन विज्ञान आते हैं और जैविक जीव विज्ञान में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान आते हैं। ठीक है? और यहाँ पर जितनी भी लेटेस्ट चीजें वो यहाँ पर आती हैं, ऊपर सबसे टॉप पे आती है। ये बेस हो गया, धीरे धीरे समय के साथ ऊपर बढ़ रहा है, यानी यानी यहाँ से टाइम आपका बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 2 है, ये 3 है, तो ये लेटेस्ट में आ जाते हैं ना, ये सारे लेटेस्ट में। ठीक है? और ये सबसे युवा माना जाता है क्योंकि नया ही आपने देखा ही है, अभी तो पैदा ही हुआ था 19वीं सदी में। मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है और क्या नहीं है? देखो मनोविज्ञान आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको समझाता है कि क्या आपके मन में चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको ठीक किया। जैसे आप इस इंसान को देख रहे हो, ये कन्फ्यूज़ है। हर इंसान कहीं न कहीं, कभी न कभी तो कन्फ्यूज़ होता ही है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पे कन्फ्यूज़ हो जाओ, यार कौन-सी ट्रेन से जाना है? या फिर आपके सामने 2 लड़कियाँ हों, आपको चूज़ करना हो जाए कि मैं किससे शादी करूँ? या फिर आपके पास कई सारी नौकरियाँ आ गई हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो किसे, तो कन्फ्यूज़ होता है। तो मनोविज्ञान आपको बताता है कि यह क्या है और क्या नहीं है, कैसे समझना है, कैसे डिसीज़न लेना है, कैसे अपने मन को समझना है, हर एक चीज़। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में कहा गया है, मनोविज्ञान एक रोमांचक क्षेत्र है। यह एक साथ परिचित, विदेशी, आश्चर्यजनक और चुनौतीपूर्ण है। मनोविज्ञान हम में से प्रत्येक के बारे में। अब इस लाइन को शायद कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान एक रोमांचक क्षेत्र है। सही बात है। अगर धीरे-धीरे आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे ना, तो आपको रोमांच आएगा। रोमांचक क्षेत्र यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी इसमें कि जिससे हम परिचित हैं। हमें लगेगा यार हम तो अपने मन को जानते हैं, अपनी भावनाओं को जानते हैं, गुस्से को जानते हैं, सब कुछ तो परिचित लगेंगे। अरे हम तो सब जानते हैं। फिर उसके बाद कभी-कभी लगेगा नहीं यार विदेशी है यार, हम समझ में नहीं आ रहा यार ये कहाँ से है? ये कुछ नई चीज़ें लग रही हैं हमें, शायद मुझे पहले नहीं पता था। उसके बाद आपको आश्चर्य भी होगा कभी-कभी समझ के कि अच्छा ऐसा भी होता है। भाई मैं तो मतलब मैं अपने बारे में ही नहीं जानता था ये चीज़, कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब मुझे समझ में आया है, तो आपको आश्चर्य भी होगा। फिर चुनौतीपूर्ण भी लगेगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान हम में से प्रत्येक के बारे में, यानी कि जिसमें भी जान है, उन सभी में मनोविज्ञान है। ठीक है? जिसमें भी मन है उसमें मनोविज्ञान है। अब यहाँ पर कून और मिटरर ने एक कहा था 2008 में, सभी ने यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग क्योंकि आप सभी को पता है कि दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान से मिलकर बना हुआ है। तो दर्शन शास्त्र में आप सभी को पता है फिलॉसफी में सब फिलोसोफर होते हैं भाई। तो सब अपना-अपना ज्ञान यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक ज्ञान दिया गया है कून और मिटलर के द्वारा
कि हम खुद से बाहर कैसे निकले, वस्तुनिष्ठ रूप से देखें, हम कैसे जीते, सोचते और महसूस करते हैं, कार्य करते हैं। यानी हम अपने बारे में समझ पाएँ कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों हँस रहे हैं, क्यों हम तनाव में हैं, क्यों टेंशन में हैं, हम क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे। वो हमको छोड़कर चली गई, हम क्यों रो रहे हैं भाई? तो हम अपने आप को समझें, उससे कैसे बाहर निकले, उसको कैसे कंट्रोल करें, यही हमारा मनोविज्ञान, ठीक है? कुछ लोग मनोविज्ञान को जादू, रहस्य और पागलपन से जोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, अरे ये पागल हो गया है। साइकियाट्रिस्ट को ठीक नहीं करता, बस चीज़ों को समझता है और आपको उपचार बताता है। ठीक आपको खुद से होना पड़ता है, वो आपको पकड़ के बाँध के नहीं ठीक करता। तो बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपका दिमाग पढ़ लेगा, कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता। वो केवल कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन करेगा और उसी के आधार पे एक रिजल्ट निकाले। ठीक है? मनोविज्ञान बस इतना सा करता है। तो बोला जाता है कि मनोविज्ञान गर्भ से लेकर कब्र तक के व्यक्ति के जीवन में उपयोगी अनुप्रयोग पाता है। सही बात है। जब से आप पैदा होते हो तब से मनोविज्ञान आ जाता है। बच्चों पे भी मनोविज्ञान लगता है। आप देखो स्कूल में पढ़ाई होती है, मनोविज्ञान के आधार पे ही होती है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस क्लास का क्या सिलेबस होगा, वहाँ भी कब्र तक लेकर जाना है, कब्र में कैसे लेकर जाना है, किस तरह से उसको करना है, किस तरह से दाह संस्कार करना है। कुछ लोग जानते हो गाड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से रखते हैं। तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग फीलिंग होती है सबकी। जहाँ जन्म से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक हर जगह होता है। जब पेट में बच्चा होता है, माँ की साइकोलॉजी अलग हो जाती है। एक लड़की से जब वो माँ बनती है, औरत से जब वो माँ बनती है, उसकी साइकोलॉजी अलग हो जाती है। तो सब जगह साइकोलॉजी होती है, ठीक है? तो ये आपको अब आगे एक रास्ता दिखाने वाला है, जिस रास्ते पे आप चलोगे और धीरे-धीरे आप समझोगे, ठीक है? अब आता है मनोविज्ञान के लक्ष्य और विषय वस्तु। अब मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? ये क्यों है? किस लिए है? तो मनोविज्ञान के 4 लक्ष्य हैं, इस बात को समझिएगा। क्या है भाई? 4 लक्ष्य हैं यहाँ पर मनोविज्ञान के। पहला क्या है? वर्णन करना। वो वर्णन करेगा। जैसे मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, वर्णन करेगा। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विवरण देगा। आपके व्यवहार के बारे में बताएगा कि आपका व्यवहार है। जैसे कि आप देख इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, व्यवहार के लिए भी तो लिया जाता है ना? आपकी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में बताएगा, जैसे कि आप हँस रहे हो, रो रहे हो, तनाव में क्या हो, तो उसका वर्णन करेगा। फिर उसके बाद उसकी व्याख्या भी करेगा। बता देगा कि मन ऐसा होता है, तना तो पहले वर्णन कर दिया। फिर उसके बाद व्याख्या करेगा, उसके बारे में और डीप बताएगा। पहले वर्णन करना मतलब थोड़ा बहुत बताना, व्याख्या करना मतलब उसके और डीप जाके उसको और अच्छे से समझाना। व्यवहार क्यों और कैसे को समझना कि व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो हमने बताया हँसना रोना बताया, मगर क्यों हँस रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों तनाव में हो उसके बारे में बताएगा। फिर भविष्यवाणी करेगा। क्या करेगा? एक भविष्यवाणी करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं गुस्से में हूँ। अगर गुस्से में हो, जैसे क्लास में कभी आपने देखा हो जब टीचर गुस्से में हो जाता है, तो स्टूडेंट को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद शांत हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से एक भविष्यवाणी कर ली है, अपने दिमाग में ऐसा ही पहले से एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि अगर अब मैं बोलूँगा तो ये मुझे कूट देंगे। अभी कूटा तो नहीं है, कूटा है क्या? नहीं कूटा ना। मगर अब पता है कि अगर टीचर गुस्सा हो गया है, चिल्ला रहा है टीचर, अगर अब जिस बच्चे ने बोला, अब वही कूटा जाएगा, मार खाएगा। तो यहाँ भविष्यवाणी हो गई ना, अभी हुआ तो नहीं है ऐसा ना, मगर उस बच्चे ने उसको समझ कर क्या कर लिया, व्याख्या कर कि हाँ भाई गुस्सा आ गया, क्यों आ गया, ऐसे आ गया। अब भविष्यवाणी हो गई कि भाई क्या हो सकता है। तो व्यवहार का अनुमान लगा लिया भाई, अब कैसा व्यवहार होगा, मार पड़ेगी। फिर उसको नियंत्रण करना। अब किसी का व्यवहार है तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम शांत हो गए। क्लास के जो भी बच्चे थे शांत हो गए कि नहीं, गुस्सा शांत हो जाना सर का। फिर थोड़ा हँसी मज़ाक चलने लगेगा फिर से। तो व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करना। तो यहाँ पर ये 4 लक्ष्य होते हैं, 4 लक्ष्यों को आप सभी को याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि वर्णन करना, व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना और फिर उसके बाद नियंत्रण करना। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो किसी चीज़ के बारे में पहले बताओ, फिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद एक अनुमान लगाओ, भविष्यवाणी करो, फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल करना है वो। अभी इसका इसका यूज़ है, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, अभी इसका कैसे मैं यूज़ दिखाऊँगा आपको आगे, ठीक है? मनोविज्ञान के प्रमुख विषय कौन-कौन से हैं? क्या-क्या मनोविज्ञान में पढ़ोगे? जैसे तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ोगे, सीधी सी बात है, ठीक है? मैंने आपको कहा है कि मनोविज्ञान जो है, वो दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान से मिलकर बना हुआ है। तो शरीर को भी समझना पड़ेगा हमें,
तो हमें तंत्रिका तंत्र को समझना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। यानी हम जो शरीर जैसे कि हम को टच कर रहे हैं तो हमें कुछ हो रहा होगा, कुछ हमें जैसे हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो एक फीलिंग आ जाती है ना, सेंसेशन आ जाता है। तो तंत्रिका तंत्र, सेंसेशन, क्योंकि पेड़ों में तो ये नहीं है, मगर हमारे अंदर है। तंत्रिका तंत्र को समझना, संवेदना फिर प्रत्यक्षण को समझना, अधिगम मतलब क्या होता है? प्रत्यक्षण मतलब होता है परसेप्शन, कोई किसी को नजरिया, सिंपल सी बात को आम भाषा में नजरिया। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, कैसे सीखते हैं। स्मृति मतलब होता है मेमोरी। बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया। भाषा, चिंतन, चिंतन कर रहा है वो, अटेंशन दे रहा है उसको। अभिप्रेरणा, वृद्धि हो गई, ग्रोथ, विकास, ठीक है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। संवेग मतलब कि इमोशन, व्यक्तित्व के बारे में समझना, किसी की पर्सनालिटी के बारे में। तनाव, मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में समझना, उसका यौन व्यवहार कैसा है उसका, ठीक है, उसका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, उस पे भी आजकल बहुत लोग होता है, क्योंकि आजकल देख रहे हो रेप कितनी घटनाएं होती हैं। तो वहां पर इसको भी समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह से लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवहार को समझना। तो ये सारी क्या है, मनोविज्ञान के प्रमुख क्या है भाई, विषय है। इसके बारे में हम सारी चीज समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम, मनोविज्ञान के प्रमुख विधियां, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां, अब यहाँ पर कई सारी विधियां हैं कि जिसके जरिए हम समझ पाते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कैसे हम उसका इलाज करेंगे, ठीक है। तो समझना, यहां पर 3 तरह की विधियां आपको देखने को मिलेगी। पहली आपको दिखेगी कि हम प्रयोग करें, प्रयोगात्मक दिखेगी, यानी कि हम टेस्टिंग करें, हम एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास आएगी, ये पहली हो गई। उसके बाद दूसरी आएगी हमारे पास सहसंबंध विधि, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेटिव। कोरिलेटिव समझना, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, अभी मेरे सामने मान लीजिए कुछ हो जाए, जैसे कि ये फोन है, अभी फोन बजने लगेगा, तो मेरा ध्यान इससे गया ना, यानी इसके जरिए मेरा रिएक्शन बदला। तो ये हम दोनों के बीच में एक संबंध आया कि नहीं आया, कि मेरे फोन की घंटी बजी, मेरा ध्यान मेरी क्लास से हटकर मेरे फोन पे चला गया, समझ गए। तो यहां पर क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया। तो यहां पर दो लोगों के बीच के संबंध की बात करते हैं, दो लोगों के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये दो लोग हैं, एक चीज दूसरे से को कैसे इफेक्ट करती है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो लोग आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं ना, गर्मी बढ़ेगी तो लोग आइसक्रीम खाएंगे, और गर्मी बढ़ेगी तो लोग स्विमिंग पूल में ज्यादा नहाना भी शुरू कर देंगे। ठंडी आएगी तो कंबल लोग खरीदना शुरू कर देंगे, रजाई खरीदना शुरू कर देंगे। बरसात होगी तो छाते की बिक्री बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये को रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर दो लोग होते हैं, दो चीजों के बीच में संबंध दिखाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड जो होता है अवलोकन। अवलोकन मतलब है कि ऑब्जर्वेशन, आप कुछ नहीं करोगे, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, आप बस बैठकर देख रहे हो कि एक बच्चे का बिहेवियर कैसा है। जैसे कि आप बच्चे खूब सारे खेल रहे हैं, उसमें आपने एक बच्चे को देख लिया, एक बच्चा जो है वो कहीं से खेल नहीं रहा, वो बार बार कोशिश कर रहा है मगर वो कर नहीं पा रहा। कई सारे उसके ग्रुप के जो लड़के हैं उसको टॉन्ट मार रहे हैं, अरे नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, अरे अरे हटाओ इसको हटाओ, अरे दौड़ नहीं पाता, अरे खाना खा के नहीं आया है, या दूध पी के आ जा। आप उसको बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेंटल कंडीशन को देख रहे हो, किस तरह से वो रिएक्शन दे रहा है। तो बैठ कर केवल ऑब्जर्व करना। इसमें क्या होता है, अब प्रयोगात्मक विधि को मैं भी आगे समझाऊंगा। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें जो सहसंबंध विधि में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम केवल दो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर दो होते हैं, दो चर वेरिएबल समझ लो, ठीक है। एक होता है, एक तो होता इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या रहूंगा, अगर मेरे ऊपर अगर किसी को मेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है और किस विधि से करनी है, सहसंबंध विधि से करनी है, ठीक है। तो अगर मेरे ऊपर किसी को करनी है तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं डिपेंडेंट कहलाऊंगा, मैं किसी पे डिपेंड कर रहा हूं। और ये फोन अगर मान लीजिए मेरा जो है, ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट कहलाएगा। यानी कि ये अगर फोन की घंटी बजी, ठीक है, तो रिएक्शन किस पे आएगा, मुझ पे आएगा। अगर फोन की घंटी बजी और मेरे का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मतलब हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर फोन की घंटी बजी तो भाई मेरे ऊपर रिएक्शन आया। अब यहाँ पर इसका संबंध
भी ऐसा नहीं है कि हम केवल कह देंगे कि इसी तरह से होता है, अभी आगे भी इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 3 विधियां यहाँ पर होती हैं। पहला क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट करो। दूसरा क्या है, 2 चीजों के बीच में संबंध देखो। और तीसरा क्या है, बस बैठकर ऑब्जर्व करो, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रयोगात्मक विधि क्या होती है। इसमें क्या था, शोध समस्या परिभाषित करें, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बैठकर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, चीजों को बदलोगे, समझ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए अब किसी को हमें गुस्सा दिलाना है, तो गाली दे रहे हैं, और गाली दे रहे हैं, और गाली दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट में चीजें बदलेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना, रिजल्ट आएगा। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद परिकल्पनाएं करेंगे। परिकल्पनाएं करेंगे कि हाँ क्या क्या हो सकता है, अगर हम उसको और गाली देंगे तो क्या हो सकता है वो कुर्सी उठा के मार दे मुझे। उसके बाद फिर प्रयोग करेंगे, स्वतंत्र चर के नियंत्रित करें और आश्रित चर पर प्रभाव देखें। यानी कि स्वतंत्र चर क्या है, देखो यहाँ पर 2 चीजें ना। स्वतंत्र चर यानी कि स्वतंत्र चर को क्या करेंगे, नियंत्रित करें और आश्रित चर पर प्रभाव देखें। जैसे हम किसी को गाली दे रहे हैं, तो वो तो हम कितनी भी गाली दे सकते हैं। हम एक देखना किसको है, हमने देखना आश्रित चर को देखना है, यानी कि डिपेंडेंट को देखना है कि उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप कभी देखो पुलिस वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। तुमको जब कभी जाओ कहीं चोरी हो जाएगी ना, तो बोलेंगे। अब यहाँ पर जैसे पुलिस वाला है और मैं हूँ, तो पुलिस वाला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि वो स्वतंत्र है, फ्री है, वो कुछ भी पूछ सकता है। और मैं क्या डिपेंडेंट हूँ। पुलिस वाला मुझे बोलेगा, अच्छा चोरी हुई है, कितने लाख की चोरी हुई है, कहीं तुमने तो चोरी नहीं कर दिया। और वो ये शब्द बोला, उसके बाद वो मेरा ही रिएक्शन नोट करेगा, क्योंकि उसको क्या, वो तो पुलिस वाला है ना, वो उसका कोई रिएक्शन नहीं नोट करेगा, मेरा रिएक्शन नोट करेगा। तो मैं थोड़ा सा, अगर हो सकता है अगर मैंने चोरी की है तो मैं घबरा जाऊंगा, या फिर आंखें चुराऊंगा, या फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा, या फिर हो सकता है कि मैं बोलूँगा सर मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरा ही पैसा है। फिर बोलेगा क्यों नहीं चोरी कर सकते, तो फिर तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा वो। फिर तुम वो आपको ऑब्जर्व करेगा, वो आपको जेल में नहीं डालना चाहता। वो केवल एक परिकल्पना पे, क्योंकि उसने पहले इस चीज को पढ़ रखा है, परिभाषाएं पढ़ रखी है उसने। उसने परिकल्पना की, कहीं इसने तो चोरी तो नहीं की है। पहले पुलिस ट्रेनिंग में तो भाई उसने ट्रेनिंग कर ली, ठीक है। अब इस बात को समझना, तो समस्या परिभाषित करें उपलब्ध साहित्य की सहायता से, यानी कि उसने बुक से पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे हम पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब उसने इस चीज को क्या करा, पढ़ रखा है। अब वो क्या करेगा, परिकल्पनाएं बनाएगा कि हर इंसान को चोर ही समझेगा, कि सामने वाला जो बैठा है यही चोर है। परिकल्पनाएं बना ली उसने। अब वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अब उसने परिकल्पना में मुझे चोर समझ लिया, उसने परिकल्पना करेगा। अब वो मुझे बोलेगा कि तुमने चोरी की है, और मेरा क्या करेगा, अब वो बोला तो है, मगर अब वो मुझे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, मेरा रिएक्शन देखेगा। अगर कहीं मेरा रिएक्शन ऐसा लगा यार थोड़ा गड़बड़ा रहा है ये, तो वो मुझ पे और प्रेशर डालेगा, बोलेगा इसको बंद कर दो यही चोर है, ठीक है, इसी को जेल भेज देते हैं, ऐसा बोलेगा। अगर मैं डर रहा हूँ, अगर मैंने चोरी की है, तो सीधी सी बात बहुत स्वाभाविक रूप से है कि मेरा कुछ ना कुछ तो ऐसा रिएक्शन चेंज होगा। अब वो उसी चीज को ऑब्जर्व करेगा। तो ये क्या है, प्रयोगात्मक विधि है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पुलिस वाला जो इंडिपेंडेंट था और मैं डिपेंडेंट था, यानी कि मैं आश्रित था, उसके स्टेटमेंट पे तो मैं आश्रित हूं ना भाई। तो वो इंडिपेंडेंट, वो अपने आप अपने जो चीजों को बदल रहा है। यानी आप समझो कि जो एक्सपेरिमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, उसमें जो फ्रीडम, जो फ्री वो है, फ्री जो आपका वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, वो चेंज कर सकते हैं। और यही चीज जो होती है सहसंबंध में नहीं होती है, इसमें नहीं होती। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें हम चेंज मतलब चेंज नहीं करते, यानी दोनों फिक्स हैं। समझ गए। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली बात, इस विधि में जो हम निकालते हैं, इस विधि में हम आर को लेते हैं, जो आर इसका क्या होता है, गुणांक कहते हैं, ठीक है। आर होता है, आर का मान +1 से -1 के बीच में होता है, ठीक है। +1 से -1 के बीच में। +1 कब होता है, -1 कब होता है, समझना। जैसे कि फोन की घंटी बजी, ठीक है, और मेरा ध्यान यहां से हटा, तो आपने देखा कि मेरा फोन बजा है ना, किसी और का फोन बजा होता तो हो सकता है मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता, मगर मेरा फोन बजा है और मेरा रिएक्शन आया है, घंटी बजी मेरा रिएक्शन आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारे बीच में क्या है, रिलेशन है।
तो ये क्या अगर रिलेशन है मतलब कि चीजें ठीक हैं तो पॉजिटिव आएगा यानी कि +1 आएगा। अगर फोन की घंटी बजती और मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इससे, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और कोई सुनील सुनील चिल्ला रहा है, मेरा नाम सूरज है, सुनील सुनील चिल्ला रहा है, मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो उस आदमी और मेरे बीच में कोई संबंध होगा क्या? नहीं होगा। जब नहीं संबंध है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नहीं संबंध है मतलब कि कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, मतलब ऋणात्मक निकल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसके बाद आ रहा है हमारे पास आर। आर मतलब होता है शून्य संबंध, यानी कि उसके बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यानी कि +1 है कि पूर्ण धनात्मक है, माइनस मतलब है पूर्ण ऋणात्मक है, और आर मतलब है शून्य संबंध है। ठीक है, अब आता है मनोविज्ञान के अनुप्रयोग क्षेत्र। तो यहां पर आप तीनों विधियों को समझिए। अवलोकन वाले मैंने समझा दिया, अवलोकन वाले में कुछ भी नहीं है। अवलोकन वाले में बस बैठ के ऑब्जर्व करो और कुछ नहीं करना। ये 2 विधि से क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट वाला। एक्सपेरिमेंट में याद रखना कि इसमें 2 वेरिएबल जो होते हैं और जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंज होता है, मगर जो आप सभी का को रिलेटिव वाला होता है, सहसंबंध वाला, तो उसमें कोई वेरिएबल चेंज नहीं होता। वेरिएबल अगर घंटी बजी है, रिएक्शन आया तो आया, नहीं तो घंटी ऐसा नहीं कि 4 बार घंटी बजाएंगे, नहीं। घंटी बजी है, रिएक्शन आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आता है मनोविज्ञान के अनुप्रयोग क्षेत्र। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है मनोविज्ञान का? तो पहला हमारा है नैदानिक मनोविज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी में क्या होता है समझना, जैसे मैंने आपको जनरल साइकोलॉजी के बारे में बताया ना, जनरल साइकोलॉजी में सभी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो ये क्या है हमारा नैदानिक मनोविज्ञान, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, क्लिनिकल है। क्लिनिकल मतलब है कि आप किसी के पास जा रहे हो अपना इलाज कराने, जहाँ पर गंभीर मनोवैज्ञानिक विकारों, यानी कि कोई पागल हो गया, सदमा लग रहा है उसको, रात रात को उठ उठ के, तो क्लिनिकल हो गया। भावनात्मक समस्याओं का निदान, यानी कि समझ लो वो बहुत रो रहा है, बहुत हंस रहा है, पागल हुआ जा रहा है, उनके कारण और उपचार को देखा जाता है, तो ये क्लिनिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सामुदायिक मनोविज्ञान, यानी कम्युनिटी साइकोलॉजी। यहाँ पर अनुसंधान, रोकथाम, शिक्षा, परामर्श के माध्यम से सामुदायिक मानसिक समस्या को स्वास्थ्य को बढ़ाया, यानी कि एक समुदाय की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परामर्श मनोविज्ञान, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, कंसल्टिंग साइकोलॉजी। कंसल्ट करते हैं कि यार कंसल्ट कर लेते हैं, जाके बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब से राय ले लेते हैं। ठीक है, राय सिंह से राय लेते हैं। वहां पर क्या है कि हम अपने समस्याओं के बारे में, से आप मुझसे राय लेते हो कभी कि सर इसका पेपर कैसा कैसा होगा, कैसा एग्जाम आएगा, तो आप मुझसे क्या कंसल्ट करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, मैं पढ़ाई करते रहो, एग्जामिनेशन होगा। ये कंसल्टिंग मनोविज्ञान हो गया। उसके बाद आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या सिलेबस होगा, वो सारी चीजों के बारे में, क्या क्या सिखाना है। तो कक्षा की गतिशीलता, शिक्षण शैलियां, अधिगम अधिगम मतलब लर्निंग, शैक्षिक परीक्षणों का विकास, तो ये सारी ही शिक्षा से रिलेट करता है आप सभी का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यायालयिक मनोविज्ञान, इसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक। जैसे कि कोई भी अपराध वगैरह हो जाता है, कोई कांड हो जाता है, पुलिस वुलिस, तो ये सारा ही फॉरेंसिक में आता है, जहाँ अपराध हो गया, पुनर्वास हो गया, न्यायालय की गतिशीलता, पुलिस परीक्षण और गवाह की गवाही का अध्ययन, ये सारा ही फॉरेंसिक में आता है। जो पुलिस वाले होते हैं वो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, वो है जहां पर कार्यस्थल का व्यवहार, सभी पहलुओं का अध्ययन करना, चयन, प्रदर्शन, मूल्यांकन, नेतृत्व। जैसे कि एक संगठन, एक कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी की भी एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि इतने सारे वर्कर को आप काम करवा रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे कि पहले की कंपनी आप देखते होगे, कितनी सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं? वहां नेतागिरी शुरू हो जाती है, वहां पर साइकोलॉजी समझ ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी कंपनी में लगाते हैं कि भाई टाइम टाइम पे आप बोनस देते रहो, ठीक है, इंसेंटिव देते रहो, लोगों के थोड़ा बहुत मतलब छुट्टियां वगैरह देते रहो टाइम पे, सब कुछ मतलब ऐसा करो कि वो फंसा रहे, वो छोड़ ना पाए। ठीक है, तो रहे कि अरे ठीक है यार अभी नहीं छोड़ेंगे, सैलरी बढ़ने वाली है, ठीक है, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाएगी, अरे यहाँ यहाँ छोड़ देंगे तो कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर भी साइकोलॉजी चलती है। उसके बाद आता है हमारा पर्यावरण मनोविज्ञान। पर्यावरण में मनोविज्ञान से मैं समझना कि ये पेड़ वेड़ के बारे में बात कर रहा है, बादलों के बारे में बात करना है, ये इन्वायरमेंटल है, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक इन्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे कि मेरे यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पूरा कंप्यूटर का सेटअप है, सामने कैमरा है, एसी है, पंखा है, ठीक है, इन्वर्टर है, सब कुछ है, तो मैंने एक इन्वायरमेंट बना रखा है। तो
इस इन्वायरमेंट में ही तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मेरे पास इन्वायरमेंट में कुछ भी कमी रहेगी मान लीजिए तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा? तो ये इन्वायरमेंट की बात करें, अपने माहौल की, पर्यावरण कह सकते हो, इसको माहौल भी कह सकते हो, ठीक है? माहौल, एक माहौल बन रहा है, ठीक है? मतलब कि इन्वायरमेंट, ठीक है? बोलते हैं ना इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है यार, मेरे मोहल्ले का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वही चीज़ है। तो शहरी शोर-वोर होता है तो हम बोलते हैं टेंशन में आते हैं। भीड़, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, मानव द्वारा स्थान के उपयोग का अध्ययन, ठीक है? उसके बाद आता है स्वास्थ्य के लिए हेल्थ का मनोविज्ञान, जहाँ पर व्यवहार और स्वास्थ्य के बीच संबंध का अध्ययन, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारियों को रोकने और मनोविज्ञान सिद्धांतों को, जैसे कि इस समय आप देख रहे हो योगा का बहुत प्रचार होता है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से, जब मोदी जी आए उसके बाद से योगा को बहुत प्राथमिकता दी। जब से हमारे ये पतंजलि वाले बाबा, आप सभी को पता है, बाबा रामदेव, तो उन्होंने योगा का बहुत प्रचार किया और आज विश्व में योगा बहुत फैल चुका है। योगा को उन्होंने किससे जोड़ दिया? स्वास्थ्य से जोड़ दिया। क्या सच में योगा की ज़रूरत थी? हमारे घर की महिलाएँ इतना काम कर लेती थी, हमारे घर के पुरुष इतना काम कर लेते थे कि योगा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कि कहाँ ज़रूरत पड़ती थी बताओ? कौन योगा करता था इससे पहले? बच्चे इतना दौड़ लेते थे, इतना खेल लेते थे कि साँस ऊपर-नीचे सब हो गई रहती थी, पसीना निकल गया रहता था। आज एसी में बैठ के योगा कर रहे हैं। तो सोचो, ये यही स्वास्थ्य मनोविज्ञान है ना? यानी योगा को उन्होंने स्वास्थ्य से ऐसे जोड़ दिया। योगा किसको करवा रहे हैं? बुड्ढों को करवा रहे हैं। अरे वो तो बुड्ढे हैं भाई, उनको ये उस अवस्था में आना ही है। उनकी साँस ऊपर-नीचे होना ही है भाई एक टाइम में। उनका शरीर एक दिन खत्म होना ही है। तुम योगा मत कराओ, तुम अच्छा पानी दो, अच्छी हवा रखो, अच्छा खाना दो। आजकल तुम यही सब चीज़ें नहीं दे रहे हो तो योगा से क्या हो जाएगा आपका? तो ये मनोविज्ञान है। चीज़ों को रोकने के लिए हमने उसको कहीं स मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी को जोड़ा, बहुत प्रचार किया, उसके बाद हमने स्वास्थ्य मनोविज्ञान जोड़ दिया। कहीं-कहीं पर होता भी है कि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको स्वास्थ्य से जोड़कर लोगों उसको थोड़ा-सा और अच्छा मानकर उसको लोग मानने लगते हैं, उसको अपनाने लगते हैं, तो ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद धीरे-धीरे हम समझते हैं और कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है, क्या केवल मनुष्य पे ही डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है। आपने मूवी देखी होगी, आपने परवरिश देखी होगी मूवी? इसमें आप सभी के अमिताभ बच्चन और एक शायद कोई कपूर थे, नाम मुझे याद नहीं आता, आप बताना कमेंट बॉक्स। शशि कपूर थे क्या शायद? शशि नहीं था, कोई और कपूर, ठीक है? तो आपने परवरिश मूवी देखी होगी कि अमिताभ बच्चन जो रहता है, वो एक पुलिस वाले का लड़का रहता है और जो कपूर जो रहते हैं, कपूर हीरो, शशि कपूर ही मान लो, कोई भी नाम हो। शशि कपूर जो रहता है वो चोर का रहता है, मगर चोर का लड़का पुलिस बन जाता है और पुलिस का लड़का चोर। तो आपने परवरिश देखी होगी। तो परवरिश डिपेंड करती है हमारे परिवार पे। आजकल के परिवार को आप समझ रहे हो ना, आजकल परिवार बहुत ज़रूरी है। पहले का परिवार का माहौल और आज के परिवार के माहौल में बहुत डिफरेंट हो गया। बच्चा अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता, वो अकेले रहना चाहता है, कल्चर आ चुका है कई तरह का, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो व्यवहार के सामाजिक और सांस्कृतिक आधार, यानी किसी के व्यवहार में उसका सामाजिक एनवायरनमेंट भी है और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट भी है, ठीक है? जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सही बात है, मनुष्य एक समाज में ही रहता है, कोई समाज से कट कर रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसका व्यवहार परिवार, उसके साथियों, समाज और संस्कृति जैसे अनेक सामाजिक कारणों पर नियंत्रित होता है। सीधी सी बात है। अब किसी घर में अगर रात को 8 बजे निकलना नहीं अलाउ है, तो वो रात को 8 बजे नहीं निकलेगा। किसी घर में अगर दारू पीना अलाउ नहीं है, तो वो दारू नहीं पिएगा। पता है पिएगा तो नॉट हो जाएगा। उसके व्यवहार, किसी को पता है कि किसी के परिवार में ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते, किसी घर में ऐसा होता है, सब लोग शांति से बात, किसी घर में जाओ तो सबके घर में चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस घर में जाओ, "मम्मी कहाँ हो तुम? खाना निकालो।" दो कई जगह चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं। व्यवहार पे डिपेंड, किसी घर में जाके देखो तो सब जॉब में है, किसी घर में जाके देखो तो कोई जॉब में नहीं, सब बिज़नेस कर रहे हैं। तो परिवार, साथियों पे भी डिपेंड करता है, बोलते हैं ना संगत जैसी होगी वैसी रंगत होगी, कद्दू को देख के कद्दू रंग बदलता है। समाज संगति से अनेक सामाजिक कार्यों पे डिपेंड करता है। अब इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि प्यास एक जैविक आवश्यकता है। यानी कि प्यास लगना, जैसे हमें प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है, किसी जानवर को प्यास लग रही है, प्यास तो प्यास होती है। जो मनुष्यों और जानवरों में समान होती है, सभी में समान होती है। लेकिन मनुष्य इसे कैसे पूरा करते हैं? अब ये डिपेंड करता है ना कि प्यास लगी है अब तो आप कैसा करोगे?
आप ठंडा पानी पियोगे या एकदम ठंडा पानी पियोगे या आप बोलोगे थोड़ा हल्का नॉर्मल पानी पीते हैं, तो ये डिपेंड करता है ठंडा पानी पियोगे, गुनगुना पानी पियोगे, सोडा पियोगे, जूस पियोगे। ये डिपेंड करता है आपके कल्चर पे, आपके समाज पे डिपेंड करता है। अब किसी घर में फ्रिज लगी हुई है, घर में सब ठंडा पानी पीते हैं, तो कहीं भी जाएगा ठंडा पानी ही माँगेगा। और किसी घर में फ्रिज नहीं है, घड़ा है, घड़े का पानी पीता है, नल का पानी पीता है, तो उसको नॉर्मल पानी पीना है। किसी घर में ये जूस पीते हैं, जूस पी के प्यास बुझाते हैं, जूस। मगर यहीं पर अगर आप जानवरों को देखो, तो जानवर क्या है? जानवर तो पानी ही पिएगा केवल। तो ये डिपेंड करता है, हमारी चॉइस जो होती है, हमारे कल्चर पे, हमारे सोशल पे डिपेंड करती है हमारी। समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा डिपेंड। शादी में क्या साड़ियाँ पहनती हैं महिलाएँ, ठीक है? सूट पहनती हैं लड़कियाँ, लड़के भी अच्छा खासा कपड़ा पहनते हैं। कभी आपने शादी में देखा है कि कोई ऐसे कपड़ों में चला गया हो जो घर के कपड़े में, कि चड्ढा पहन के चला गया हो, ठीक है? छोटा-सा निक्कर पहन के चला गया, टी-शर्ट एकदम छोटी सी पहन के, नहीं ना। समाज पे डिपेंड करता है, हमारी चॉइस, हमारे व्यवहार सब डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद आता है परिवार और समाज का प्रभाव, मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और सही चीज़ बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एक बच्चा अपने परिवार के साथ ही बड़ा होता है, ठीक है? परिवार का प्रभाव क्या पड़ता है इस बात को समझ लो। परिवार का प्रभाव, परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक कारक है भाई। परिवार में ही जहाँ इंसान पैदा होगा, माँ-बाप के साथ बड़ा हो रहा है, तो उनसे सीखेगा। जन्म से ही परिवार हमारी प्राथमिक अंतःक्रिया का स्रोत है, सही बात है। जन्म से ही हमें कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, तो सीख जाते हैं। जैसे मेरी क्या आदत है, मैं अच्छा नाखून खाता हूँ। अब ये मैंने कहीं न कहीं से सीखी होगी ना, मेरा भाई भी खाता है। मेरा अब ये हम क्यों खाते हैं? जब हम कुछ सोचते रहते हैं, कहीं न कहीं से ये आई है, परिवार से आई है, ठीक है? हमें पढ़ने का बहुत शौक है, हमारे परिवार में भी पढ़ने का सब शौक है, सब पढ़े-लिखे। हमें मेहनत करने का शौक है, तो हमने देखा हमारे मम्मी-पापा सब में, तो परिवार से इंसान सीखता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक सिद्धांत आता है बुंडरा का, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बच्चा दूसरों की नकल करके व्यवहार सीखता है। बच्चा सीखता है दूसरों की नकल। बच्चे के सामने बोलो, "बेटा ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ।" ताली "बेटा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। अंकल को बाय कर दो। अंकल को किस्सी दे दो, किस्सी दे दो।" ठीक है? बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता? विशेषकर माता-पिता, भाई-बहनों जो भी उसकी देखभाल करते हैं, उससे सीखता है। ठीक है? इन्होंने कहा कि बच्चा ऐसे ही सीखता है। ठीक है? अब आता है समाज और संस्कृति। हमने परिवार तो देख लिया, हमने समाज और संस्कृति के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है? अब समाज और संस्कृति कैसे है? देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर किस पे डिपेंड करता है? व्यक्तिवादी संस्कृतियों पे डिपेंड करता है। व्यक्तिवादी मतलब कि इंसान की खुद की चॉइस है। चॉइस है खुद की। अब देखो विदेशों में क्या, ठीक है नहीं रहना साथ में डिवोर्स कर लेते हैं, 2 महीने साथ में डिवोर्स कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि हमारी व्यक्तिवादी संस्कृतियाँ कहाँ पर, जैसे अमेरिका, यूरोप में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और दृढ़ता को महत्व देती है। वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं है। वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ ही रहो। वहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है कि अपने माँ-बाप की सेवा करना, ये सिद्धांत-विद्धांत नहीं चलता है वहाँ पर। तो वहाँ का व्यवहार कैसा होगा? वहाँ का जो वहाँ पर एक मनुष्य है, उसका व्यवहार कैसा होगा? वो क्या एक सामाजिक व्यक्ति की तरह सोचेगा? यानी कि जो सामूहिक रूप से रहता है, क्या उसकी तरह सोचेगा? नहीं, वो हमेशा अकेले रहने वाला वो अपने फैसले खुद लेगा। तो सामूहिक संस्कृतियाँ, जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, जैसे कि भारत और चीन में, लोग हमेशा ही परिवार को महत्व देते हैं। जहाँ पर विश्वास, विश्वसनीयता, आत्म बलिदान और दूसरों की सहायता को मदद मदद देते हैं। यानी कि हम परिवार में रहते हैं, तो हम विश्वास करते हैं अपने भाई पे। आत्म बलिदान करते हैं, यानी कि आप कहते हो ना कि हाँ, हम मेरे माँ पापा ने अपनी ये छोड़ दिया, अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया, माँ ने अपना पूरा करियर दाँव पे लगा दिया अपने बच्चे के। तो आत्म बलिदान भी होता है। दूसरों की सहायता को महत्व देते हैं, हम अपने आस-पड़ोस, पड़ोसियों को सहायता करते हैं। मगर विदेशों में इतना कोई वो महत्व नहीं है। पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई इतने वो नहीं है, ठीक है? अब यहाँ तक आपने जो पढ़ा, ठीक है? यहाँ तक आपने जो पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब वो चीज़ें जो हैं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ तक जो आपने कर लिया है, अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊँगा। सारी पीपीटी का है, सारी पीपीटी क्वेश्चन कराऊँगा और आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन करेंगे एक-एक करके और आप सभी क्वेश्चन के जवाब खुद देना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पारंपरिक रूप से किसे आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक या जनक के रूप में माना जाता है? तो मैंने आप सभी को बताया है, कौन है भाई? वुंट है।
तो वुंट को माना जाता है, ठीक है। 1879 में इन्होंने लैब वगैरह बना के इसको प्रमाणित कर दिया था। लैब कहाँ बनाई थी आप सभी के? लिंचिंग में जर्मनी में बनाई थी, ठीक है। ये पहले क्या थे? ये छोटे मोटे चिकित्सक थे। फिर ये दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते थे बच्चों को, शरीर विज्ञानों को, जो शरीर वैज्ञानिक थे उनके साथ इन्होंने काम किया। फिर वहां से इन्होंने मनोविज्ञान को जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद आता है मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में किस वर्ष उभरा? तो मैंने आपको बताया है 1879 को उभरा है, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन वाला। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक और लोगोस। साइक का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया साइक मतलब क्या होता है? मन, आत्मा। आत्मा, आत्मा और श्वास। क्या होता है? आत्मा और श्वास होता है साइक का मतलब। लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना। एक स्वतंत्र विज्ञान बनने से पहले मनोविज्ञान को किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था? मनोविज्ञान पहले किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था? दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का क्षेत्र, मतलब उसके अंतर्गत माना जाता था। उससे पहले ही, क्योंकि आपको पता है वुंड ने क्या पढ़ रहे थे? दर्शन शास्त्र ही तो पढ़ रहे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान पर लागू होने वाले विषय की मनोविज्ञान पर लागू होने वाले विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? मनोविज्ञान पे पर लागू होने वाले विज्ञान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? यानी मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, मनोविज्ञान ऑब्जर्वेशन करता है, बिल्कुल करता है। सिस्टमेटिक अप्रोच रखता है, बिल्कुल रखता है। मापन भी करता है, मगर सब्जेक्टिव बिलीफ पे काम नहीं करता है। अगर बोलूं मुझे विश्वास है यार कि मैं विश्वास करता हूं कि भगवान मेरे सामने है, तो मनोविज्ञान ऐसा नहीं कि आपको मान लेगा, प्रूफ मांगेगा आपसे, बोलेगा कि यार मुझे आत्माएं दिखती हैं। ऐसा तो नहीं, मनोविज्ञान बोलेगा कि भाई तुम पागल हो गए। तो ये व्यक्तिगत बिलीफ पे काम नहीं करता है कि कोई क्या मानता है इस पे नहीं। वो हमेशा किस पे विश्वास करता है? ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। जो अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, जो मेजरमेंट है, उस पे काम करता है, ठीक है। मनोविज्ञान में जब हम बुद्धि जैसे संप्रत्यय को मापने योग्य प्रेक्षणिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे कि हम किसी की बुद्धि माप रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। सब्जेक्टिव एनालिसिस बोलते हैं, जनरलाइजेशन सामान्यकरण बोलते हैं, थ्योरेटिकल हिपोथेसिस बोलते हैं, ऑपरेशनल डिफिनेशन बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई? जैसे बुद्धि वगैरह को हम बोल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्यकारी परिभाषा, यानी बुद्धि के बारे में हम क्या बता रहे हैं? कार्यकारी, कैसे बुद्धि काम करती है, सब कुछ करती है, उस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस थोड़ी बताते हैं यार, हाइपोथेसिस नहीं। हाइपोथेसिस मतलब होती है परिकल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन नहीं है ना भाई, हम उसके बारे में समझाते हैं कि आईक्यू कैसे काम करता है, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है? ऑपरेशनल डिफिनेशन बताते हैं। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक जांच के किस समूह के अंतर्गत वर्गित किया जाता है? अभी मैंने बताया था मनोविज्ञान पिरामिड, आपको बताया था। तो ये किस पिरामिड में आता है? तो आप सभी को पता है, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के 4 प्रमुख लक्ष्य क्या है? मैंने आपको 4 प्रमुख लक्ष्य बताए थे। इसमें आपका वर्णन, व्याख्या, और आप सभी का क्या था? परिकल्पना और प्रयोग। तो क्या था आप सभी का? वर्णन, व्याख्या, भविष्यवाणी और नियंत्रण। नियंत्रण करना, ठीक है, कंट्रोल करना, ठीक है। बोला जा रहा है कि प्रायोगिक विधि में शोधकर्ता में जोड़ तोड़ करता है ताकि पर इसके प्रभाव को देख सके। मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं? शोधकर्ता किसमें जोड़ तोड़ करता है ये बताओ? हमेशा ही जो फ्री रहता है, यानी स्वतंत्र चर पे, यानी कि जो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उस पे क्या करता है? तोड़ मोड़ करता है। मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि मैं अगर पुलिस वाला हूं तो मैं अपने सवालों में करूंगा ना, बाकी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा फ्री वाला होता है, स्वतंत्र चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं? तोड़ मोड़ करते हैं। और जो हमारे पास आश्रित होता है, जो डिपेंडेंट होता है, जो मान लो जो बैठा हुआ है सामने, वो हमारे पास आश्रित है, तो उस पर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक आर का मान किसके मध्य में होता है? मैंने आपको बताया था, +1 से -1 या -1 से +1, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा गंभीर मनोविज्ञान विकारों के निदान, कारणों और उपचार पर ध्यान केंद्रित करती है? कौन सी शाखा? गंभीर मनोविज्ञानी विकारों। गंभीर मतलब मैं आपको बताया था ना, गंभीर मतलब कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी होगी, नैदानिक मनोविज्ञान होगा, ठीक है। न्यायिक प्रणाली के भीतर पीड़ितों का आकलन करने, पुनर्वास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाला मनोविज्ञान को मैंने आपको बताया था, पुलिस वाले कौन सा करते हैं इस्तेमाल? तो वो करते हैं फॉरेंसिक मनोविज्ञान, ठीक है, न्यायिक वाला।
ग्रह पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में मानव विवाह व्यवहार को क्यों अधिक जटिल माना जाता है? यानी कि मानव को सबसे ज्यादा जटिल व्यवहार वाला मान, क्योंकि मानव पलट जाता है। आज वो बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया हम ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। कल को आप देखो, जैसे वो बदलता, कौन बदलता है, आप नहीं देखिए उसको। जैसे कि वोट के टाइम पे सरकार बदल जाती है, आज इसको वोट देने वाले उसको तो मानव सबसे जटिल माना जाता है। क्यों माना जाता है? बोला जा रहा है क्योंकि मनुष्य की दृष्टि बेहतर होती है। ऐसा थोड़ी है दृष्टि बेहतर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के कारण, क्योंकि मनुष्य में संवेग नहीं, संवेग मतलब इमोशन, इमोशन तो होते ही है। बुनियादी जैविक आवश्यकताओं के नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यों क्या है, समाज सांस्कृतिक कारकों के कारण, क्योंकि समाज के हिसाब से मनुष्य बदलता है। समाज जैसा रहेगा, जैसी संस्कृति रहेगी, मनुष्य वैसा बदल जाएगा भाई। जन्म से ही अंतःक्रिया का प्राथमिक स्रोत कौन सा समाज सांस्कृतिक कारक माना जाता है? जन्म से ही, जन्म से ही, जन्म से क्या होता है? परिवार होता है हमारा, परिवार ही हमारा जन्म से साथ होता है। बुंडरा, मैंने आपको बुंडरा का याद करने के लिए बोला था। बुंडरा के अनुसार बच्चा व्यवहार कैसे सीखता है? कैसे सीखेगा भाई? दूसरों की नकल करके ही तो सीखेगा बच्चा। किस प्रकार की संस्कृति में मुखरता और व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है? बोला रहा है किस प्रकार की संस्कृति, कौन संस्कृति? दो संस्कृति मैंने आपको बताया था, एक व्यक्तिगत बताया था, सामाजिक बताया। तो व्यक्तिगत तो बोला रहा है कि संस्कृति में मुखरता व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत अधिकारों यानी कि अपने पर्सनल जो अपना अधिकार उस पे है, तो किस में होगा भाई? व्यक्तिवादी में होगा। बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा ऊपर करना करना पड़ेगा क्या? बोला जा रहा है कि पाठ में मनोवैज्ञानिक के बारे में कौन सी समान गलत धारणा बताई गई है? जल्दी से बताओ, कौन सी मनोविज्ञानिक के बारे में कौन सा इसमें से गलत है? मनोवैज्ञानिक क्या नहीं कर सकते? तो वे चेहरे देख के दिमाग पढ़ सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, यही तो मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकते। बोला यार, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बोला जा रहा है कि थोड़ा पढ़िएगा इसको। एक शोधकर्ता किसी व्यक्ति द्वारा किसी की मदद के लिए अंधेरे कमरे में जाने की संख्या को गिनकर बहादुरी को परिभाषित करता है। बोला जा रहा है कि हम क्या करें, बहादुरी, ब्रेवरी को हम क्या करें, परिभाषित कराएं कि वो बहुत सारी मदद करने के लिए कई सारे अंधेरे कमरे में चला गया, जहां पर वो खुद मर सकता था, मगर बहादुर है भाई। पाठ के अनुसार मनोवैज्ञानिक बहादुरी या प्रेम जैसे संपत्तियों को आसानी से क्यों नहीं माप सकते? मैंने आपको बताया किसी की बहादुरी को आप कैसे माप सकते हो? कैसे मापोगे कि ये ज्यादा बहादुर है, कम बहादुर है, कैसे मापोगे? तो हम इसको माप नहीं सकते ना। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि ये भौतिक गुण है, केवल रासायनिक विज्ञान संबंधित नहीं, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि उन्हें सार्वभौमिक रूप से मापने योग्य तरीके में कार्यकारी रूप से परिभाषित करना आसान नहीं है। क्योंकि इन व्यवहार में मानव मन और मस्तिष्क शामिल नहीं होता, ऐसा नहीं है, सब शामिल होता है इसमें। बोला है क्योंकि मानवीय संवेग भौतिकी के स्थिर नियमों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। भौतिकी नियम से क्यों? मन मन फिजिक्स से चलता है क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इनको नापना आसान नहीं है भाई। किसी की ब्रेवरी को आप कैसे नापोगे कि कोई ज्यादा बहादुर है, कम बहादुर? नहीं नाप सकते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अच्छा है। यदि एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में शहरी शोर, शहर में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, नॉइस हो रहा है, टू 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 गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, शोर के स्तर और छात्रों की एकाग्रता के बीच सहसंबंध गुणांक आर की वैल्यू कितनी दी गई है? आर की वैल्यू दी गई है -0.9 दी गई है, पाया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? जल्दी से बताओ। देखो मैंने आपको बताया था, आर की वैल्यू +1 होगी, आर की वैल्यू -1 के बीच, इन दोनों के बीच में होगी, या आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, देखो +1 जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये अगर मान लीजिए ये फोन है मेरा, अब ये फोन की घंटी बजेगी तो मेरा रिएक्शन आएगा, फोन की घंटी बार बार बजेगी तो मेरा रिएक्शन और बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर ये मतलब फोन घंटी बजी, ठीक है, मतलब निगेटिव में हम कैसे दर्शाएं? निगेटिव में ये हम दर्शा रहे हैं कि कोई उसका मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, निगेटिव में कहेंगे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आर 0 कब होगा? जब उन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। देखो जब शोर है, शोर क्या बोला है? शहरी शोर की स्तर और छात्रों को एकाग्रता के बीच में सहसंबंध है। आर की वैल्यू क्या है? 0 माइनस में है। जब आर की वैल्यू माइनस में है तो वहां पर ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा यानी कि उच्च शोर का स्तर छात्रों की एकाग्रता को मामूली वृद्धि करता है। नहीं,
बोला जा रहा है उच्च शोर का स्तर छात्रों की एकाग्रता एकाग्रता बढ़ेगा क्या? तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर शोर बढ़ेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी क्या? आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? आपके कान के पास हॉर्न बजेगा, एकाग्रता बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। निगेटिव मतलब ही घट रहा है। शोर का स्तर एकाग्रता के अंकों की वृद्धि की पूरी तरह से भविष्यवाणी करता नहीं भाई। बोला है उच्च शोर का स्तर बढ़ता है, छात्रों की एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे वाला देखो क्या लिखा हुआ है। बोला है कि शहरी शोर एकता के बीच में कोई संबंध नहीं। कोई संबंध तब नहीं होता जब आर की वैल्यू जीरो होती। जब आर की वैल्यू जीरो होती तब कोई संबंध नहीं होता। बोला जा रहा है कि उच्च शोर का स्तर दृढ़ता से छात्रों की कम एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि जैसे जैसे शोर बढ़ेगा छात्रों की एकाग्रता क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है, एकाग्रता कम होगी, यानी कि निगेटिव मतलब कि दूसरे वाले चीजों पे उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना। एक इंटरएक्टिव शिक्षण यानी कि जब हम पैनल पे पढ़ाई करें इसको इंटरएक्टिव शिक्षण बोलते हैं। दृष्टिकोण का परीक्षण करने वाले प्रयोग में छात्रों के एक समूह को नई शैली से पढ़ाया जाता है। यानी कि छात्र हैं, स्टूडेंट ग्रुप है, उनको नए मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरे समूह को पारंपरिक शैली से पढ़ा रहे हैं। यानी कि दूसरे जो ग्रुप है उसको कैसे पढ़ा रहे हैं? ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में चौक से लिख रहे हैं, पढ़ा। इस अध्ययन में नया शिक्षण दृष्टिकोण क्या है? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, सहसंबंध गुणांक है, क्या संक्रिया प्रेक्षण है? देखो नया शिक्षण दृष्टिकोण क्या होगा तुम मुझे बताओ। यहाँ देखो दो चीजें कही जा रही हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें क्या कही जा रही है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? टीचिंग मेथड है। समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं आप सभी। यहाँ क्या है? टीचिंग मेथड है। अब मैंने आप सभी को ये बताया है कि हमेशा चेंज किसमें किया जाता है? जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो क्या है? स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है हमेशा उसमें चेंज किया जाता है। अब बताओ इसमें हम किस पे चेंज कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं टीचिंग मेथड को। हम तो स्टूडेंट को चेंज ही नहीं कर रहे, स्टूडेंट तो अपनी जगह पे ही है। हम बस अपने पढ़ाने का तरीका, कहीं पर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम चेंज किसको कर रहे हैं? स्वतंत्र वाले को कर रहे हैं। यानी कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये वाला क्या है? डिपेंडेंट है, यानी कि आश्रित है। ठीक है, आश्रित है ये। अब यहां पर देखो बोला जा रहा है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक नए इंटरेक्टिव शिक्षण दृष्टिकोण का परीक्षण करने वाले प्रयोग में, यानी हमने देखा कि मान लो हम अगर डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं तो छात्रों के समूह को नई शैली में पढ़ाया गया और फिर उन्हीं छात्रों को दूसरे समूह को पारंपरिक शैली से पढ़ाया गया। यानी कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होते हैं, चाहे यहाँ वाले ग्रुप चाहे वहां, उनको पारंपरिक। इस अध्ययन में नया शिक्षण दृष्टिकोण क्या है? क्या है भाई? अभी मैंने बताया क्या है? ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि इसमें चेंजेस हो रहा है और हमेशा चेंजेस किस में करते हैं? हमेशा ही स्वतंत्र वाले में करते हैं, याद रखना। स्वतंत्र जैसे पुलिस वाला क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये वाला क्वेश्चन देखना आप सभी। बोला जा रहा है कि पाठ के अनुसार भौतिक में मापन को पारंपरिक रूप से मनोविज्ञान में मापन की तुलना में विज्ञान में पदानुक्रम में उच्च स्थान में क्यों दिया गया? बोला जा रहा है कि जो भौतिक की मेजरमेंट है, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में क्या होता है कि अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर है। मनोविज्ञान में क्या होता है? मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में ऐसा नहीं, मनोविज्ञान में चीजें बदलती रहती हैं। मनोविज्ञान में फिक्स नहीं होता, क्योंकि भौतिक में अपेक्षाकृत स्थिर घटनाओं के लिए सबसे सटीक मापन विकसित किए हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिकी पूरी तरह से मनुष्यों की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, ऐसा तो नहीं करती भाई। क्योंकि मनोवैज्ञानिक संपत्तियों को किसी भी वैज्ञानिक उपकरण या विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता होती है। क्योंकि मानव व्यवहार स्थिर है और रासायनिक। मानव व्यवहार स्थिर कहाँ है? स्थिर है क्या मानव? मानव व्यवहार बदलता रहता है। पहला वाला ही होगा, क्योंकि भौतिकी की अपेक्षाकृत भौतिकी ने अपेक्षाकृत स्थिर घटनाओं के लिए सबसे सटीक मापन में, क्योंकि भौतिक में ऐसा है भाई, सटीक है। 1 किलोमीटर है तो वो 1 किलोमीटर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक कॉर्पोरेट फर्म द्वारा एक मनोवैज्ञानिक को प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने और कर्मचारी की कार्य प्रेरणा में सुधार करने के लिए काम पर रखा जाता है। यानी कि हमने एक कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी है, वहां पर हमने एक मनोवैज्ञानिक को बुला रखा है। मनोविज्ञानिक की किस शाखा का प्रतिनिधि, यानी कि वो किस मनोवैज्ञानिक से आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से आएगा, संगठनात्मक से आएगा, एजुकेशनल से आएगा, कम्युनिटी से आएगा, काउंसलिंग से आएगा। सिंपल सी बात है, हमारे कॉर्पोरेट क्या है? लोगों का समूह है, तो संगठनात्मक से आएगा, संघ से आएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला रहा है कि पाठ के अनुसार जब वेलम वुंट ने 1889 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की तो क्या बड़ा परिवर्तन हुआ? ने क्या हुआ जब पहली बार प्रयोगशाला उसने खोली वुंट ने तो क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक ने मानव मानसिक संरचनाओं का अध्ययन पूरी तरह से बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में उभर गया। मनोविज्ञान आधुनिक ज्योतिषी के रूप में ज्योतिषी थोड़ी बन गया था भाई। यह स्थापित किया गया कि मनोविज्ञान कड़ाई से भौतिकी जैसे भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है, ऐसा भी नहीं है। हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में उभर गया है, यानी कि एक नया विषय उभर कर आया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, बोला है कि भारत में एक बच्चे को अपने परिवार के कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है, सीधी बात है। जबकि अमेरिका में एक बच्चे को अपने व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति मुखर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह अंतर किसके प्रभाव को रेखांकित करता है? यानी कि भारत में आप देखते हो किस तरह से भारत में बच्चा परिवार के साथ चलता है, मगर अमेरिका में परिवार के हिसाब से नहीं चलता। तो ये क्या होगा? सामूहिक बनाम व्यक्तिगत संस्कृतियां। ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि कल्चर का कैसे प्रभाव पड़ता है, समाज का कैसे प्रभाव पड़ता है। गद्यांश के अनुसार मनोवैज्ञानिक एक कला आर्ट के रूप में क्यों योग्य है? मतलब मनोविज्ञान को कला भी कहते हैं, आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल मानव व्यवहार संबंधी अभिव्यक्तियों का रेखाचित और चित्रण शामिल नहीं। केवल केवल नहीं है भाई, मानव केवल थोड़ी है, पशुओं का भी करते हैं। क्योंकि यह वास्तविक दुनिया की मानवीय समस्याओं को हल करने और व्यवहार विकारों के इलाज के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों को लागू करता है। क्योंकि यह व्यवस्थित अवलोकन के बजाय पूरी तरह से अंतर्ज्ञान और जादू पर निर्भर थोड़ी करता है भाई। जहां जादू आ जाए वो गलत है भाई, क्योंकि यह किसी भी प्रायोगिक या विश्लेषणात्मक विधियों के उपयोग से बचता है। नहीं भाई, यहाँ पर तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मनोविज्ञान बिल्कुल टेस्टिंग पे चलता है। तो हमारे पास बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया की मानवीय समस्याओं को हल करने, जैसे हमारी समस्या है, हमें तनाव हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, सभी को हल करता है। बोला जा रहा है यदि कोई शोधकर्ता बच्चों को उनके वातावरण में हस्तक्षेप किए या उसे बदले बिना स्कूल के मैदान में खेलते हुए देखता है तो वो किस विधि का उपयोग करता है? मैंने बताया ना, बच्चे खेल रहे हैं और आप बस देख कर नोट कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, प्रेक्षण विधि कहते हैं, ठीक है, अवलोकन विधि कहते हैं। बोला जा रहा है कि पाठ में मनोविज्ञान की बौद्धिक जड़ों का वर्णन किस रूप में किया जाता है? जिस तरह से जोशी जोशी उसी से रिलेट नहीं करता भाई। कार्बन रसायन और साइंस से क्या मतलब है? केमिस्ट्री से क्या मतलब है? गणित गणित से क्या मतलब है? दर्शन शास्त्र और शरीर विज्ञान के संयोजन से मनोविज्ञान बनता है, ठीक है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा विशेष रूप से मानव व्यवहार और शहरी भीड़-भाड़, उच्च शोर के स्तर और स्थान के उपयोग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करेगी? बोला जा रहा है कि शहरी भीड़-भाड़, उच्च शोर, ये सब कहाँ पर आएँगे मेरे भाई? कहाँ आएँगे बताओ? ये सब आएँगे आप सभी की एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। कि शहरी शोर हो रहा है, स्थान का, भीड़-भाड़ का, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना कि कैसा आपका माहौल है। बोला रहा है गद्यांश के अनुसार एक महत्वपूर्ण समाज सांस्कृतिक कारक के रूप में परिवार बच्चे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? परिवार बच्चे के व्यवहार को कैसे बच्चा परिवार से ही तो सीखता है। इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई। जो बच्चा अपने घर से सीख कर आता है ना, उसका चलता रहता है। परिवार व्यवहार को कड़ाई से उन आनुवंशिक कोडिंग के माध्यम से आकार देता है जो प्राथमिक विकल्पों को तय करते हैं। यह बच्चों को बाहरी समाज के साथ किसी भी अंतःक्रिया से बचने के लिए मजबूर करके व्यवहार को सीमित करता है। ठीक है। बोला जा रहा है यह अंतःक्रिया का प्राथमिक स्रोत है जो बच्चे को अपने से बड़ों को देखने और उनकी नकल करने के माध्यम से सीखने में मदद करता है। तो यहीं पर आपका राइट आंसर होगा। बच्चा किससे सीखता है? परिवार से ही सीखता है। परिवारों की मतलब जो भी उसके बड़े होते हैं, भाई बहन, उनकी नकल करता है, उन्हीं से सीखता है मेरे भाई। बोला जा रहा है कि भौतिक या रासायनिक विज्ञान में देखी जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में मानव व्यवहार को अत्यधिक जटिल और अप्रत्याशित क्यों माना गया है? क्योंकि भाई इंसान बदलता रहता है, क्योंकि व्यवहार कठोर है और इसे किसी भी बुनियादी रासायनिक सूत्र से तरह से पूरी तरह से नियंत्रित किया। भाई व्यवहार को नहीं कंट्रोल कर सकते आप सभी, क्योंकि यह जैविक आवश्यकताओं के ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के एक जटिल मिश्रण द्वारा संचालित होता है। क्योंकि मनुष्य हमेशा प्रयोग प्रयोग के समान भौतिकी उद्दीपकों के प्रति बिल्कुल एक जैसी प्रतिक्रिया करता है। नहीं भाई, फिजिक्स से कोई रिलेट नहीं करता,
क्योंकि मानवीय क्रियाएं मस्तिष्क और जीव, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मानवीय क्रियाएं मस्तिष्क या जीव विज्ञान से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करती नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से फ्री होकर काम नहीं करती है कि मस्तिष्क से फ्री होकर काम करी, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाए बी नंबर, क्योंकि ये जैविक आवश्यकताओं के ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं। यानी हमारा शरीर तो भाई अलग वैसे तो बना ही हुआ अलग, उसके ऊपर हमारा परिवार, हमारा जो समाज है उस पर भी तो हम डिपेंड करते हैं ना, कैसे हम रिएक्ट करेंगे। बोला रहे एक व्यक्ति हाल में ही करियर बदलने के कारण हल्के संवेदनात्मक तनाव और एकाग्रता की समस्याओं का सामना कर रहा है, यानी कि भाई उसको बहुत ज्यादा उटपटी फीलिंग आ रही है, उसका करियर समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करे भाई। तो उसे उपचारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसे आदर्श रूप से किस पेशेवर से परामर्श करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप काउंसलिंग करोगे ना, उसकी उसकी काउंसलिंग करोगे, करियर के बारे में काउंसलिंग करा दो उसकी। एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक अध्ययन से में सहसंबंध गुणांक R0 का क्या दर्शाता है। R0 मतलब कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि धनात्मक संबंध तो होगा नहीं, कोई पूर्ण कारण और प्रभाव के परिणाम को, अत्यधिक सफल प्रयोग है जो पूर्ण कारण नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऋणात्मक भी नहीं होगा, ये शून्य है भाई, इनके बीच में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान का प्रयोग गर्भ से कब्र तक होता है तो इसकी कार्यक्षेत्र के बारे में क्या संकेत मिलता है। चलिए सुनाएं। गर्भ से कब्र तक बोला गया है ना, इसमें जीवन काल के सभी विकासात्मक चरणों में उपयोगी हस्तक्षेप और समय शामिल है। या विशेष रूप से शिशु के जन्म से पहले, नहीं भाई, शिशु जन्म से पहले क्या हो सकता है, या केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद से कोई मतलब नहीं है, या प्रारंभिक बचपन में गंभीर, प्रारंभिक बचपन से क्या मतलब है, हमें जन्म से लेकर कब्र तक बोला गया, यानी कि पूरी जिंदगी को बोला गया है ना मेरे भाई, तो सब होगा, जीवन काल, पूरा जीवन काल। बोला जा रहा है कि प्रारंभिक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। मध्य युग के दौरान इस परिभाषा की कड़ी आलोचना क्यों की गई और इसे क्यों छोड़ दिया गया। यानी स्टार्टिंग में आप सभी को पता है इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे, क्यों बाद में इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि मध्ययुगीन वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि जानवरों के पास मनुष्य की तुलना में अधिक जटिल आत्माएं, ऐसा नहीं है भाई, अलग ही बता रहे हैं। क्योंकि इनमें ग्रहों की गति, ऐसा ग्रहों की गति फिजिक्स को घुसोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर। क्योंकि दार्शनिक इन्होंने फैसला किया कि व्यवहार का अध्ययन पूरी तरह से हस्तरेखा हाथ देकर विज्ञान बता रहे हैं, यार ये तो गलत बता रहे हैं। क्योंकि आत्मा को एक अस्पष्ट संप्रत्यय माना गया था जिससे अनुभवजन्य रूप से देखा या मापा नहीं जा सकता, यानी आत्मा को मापा नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए मगर मनोविज्ञान में आप सभी को पता है, मनोविज्ञान हमेशा ऑब्जर्वेशन पे चलता है, अब मेजरमेंट पे, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया। अब पहले इसीलिए आत्मा के विज्ञान को छोड़ दिया गया और इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने से पहले एक परिकल्पना तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि आप पता है मनोवैज्ञानिक प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा तो कल्पना जरूर बनाएगा। जैसे पुलिस वाला जो है, अगर आप उसके सामने समस्या लेके जाओगे तो सबसे पहले आपको ही दोषी समझेगा वो। तो बोला है जा रहा है अध्ययन डिजाइन में आश्रित चर की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करना, मुख्य शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और असत्यापित विचारों को मान्य करना नहीं भाई, चरों के बीच अपेक्षित कारण संबंध के बारे में एक संभावित परीक्षण योग्य प्रस्ताव स्थापित करना। प्रयोग समाप्त होने के बाद क्या होता है। अब बोला जा रहा है कि अध्ययन डिजाइन में आश्रित चर की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करना, आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। चरों के बीच अपेक्षित कारण संबंध के बारे में एक संभावित परीक्षण योग्य प्रस्ताव स्थापित करना, यानी हम एक सोच रहे हैं कि भाई यही चोर है, के बाद हम उस पर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सवाल करेंगे, उसको क्या मान लेंगे, तो हम आश्रित मान लेंगे, फिर हम अपने आप को फ्री मान लेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, उसका रिएक्शन नोट करेंगे। मनोविज्ञान का कौन सा अनुप्रयोग क्षेत्र स्कूलों में शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने, देखो शिक्षा से रिलेट कर रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बोला जा रहा है कि पाठ में चर्चा की गई है कि कैसे विभिन्न व्यक्ति प्यास की अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे ठंडा पानी, सोडा या जूस चुनना। यह उदाहरण किस सिद्धांत को स्थापित कर, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। तो जीवित रहने के लिए सोडा जूस, अरे भाई ये गलत है। जैविक कार्य सांस्कृतिक व्यवहार संबंधी विकल्पों को पूरी तरह से खारिज या समाप्त करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मानव वह केवल जैविक आवश्यकताओं से संचालित नहीं होता, ये समाज सांस्कृतिक कारकों से भी गहराई से आकार लेता, सही बात है।
केवल हम अपने शरीर से नहीं चलते हैं, हम समाज से भी चलते हैं। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी जनरल साइकोलॉजी की पहली क्लास समाप्त। अब इसके बाद आप सभी की सेकंड क्लास आएगी, इसमें हम थोड़ा और पढ़ेंगे डीप, और हमारी जनरल साइकोलॉजी की क्लास जो होगी वो करीब 8 क्लास आप सभी की रहेगी, मगर छोटा-छोटा सेशन रहेगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? और ये हमारा कोर्स है 499 का, आप हमारे एप्लीकेशन द विक्टेड एप्लीकेशन जाएँगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? मैंने क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कराई होगी, आपको क्वेश्चन भी हल हो गए होंगे आप, ठीक है? अगर आपने अच्छे से क्लास, ठीक है? चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमारे कोर्स से ज़रूर जुड़िएगा, क्लास, ठीक है? बाकी आपको ऐसे रेगुलर क्लास मिलते रहे। चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।